नमस्कार, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन से पहले हम लोगों ने मराठा शासन को कंप्लीट देखा है, जिसमें बिम्बा जी को पढ़ चुके हैं हम लोग, चिमना जी जान गए हैं, व्यंको जी कैसे आया उसको समझ चुके हैं, व्यंको जी के बाद परसो जी कैसे आया उसको भी समझ चुके हैं। परसो जी जब शासक थे तो उसी समय उनके संरक्षक नियुक्त किए गए थे अप्पा साहेब, और अप्पा साहेब बाद में परसो जी को निपटा करके उनकी हत्या करके खुद शासक बन जाएंगे और वो सत्ता संचालन करेंगे। तो अप्पा साहेब के बाद आता है अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। तो अप्पा साहेब को समझते हुए हम लोग अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की ओर आगे बढ़ेंगे। समझते हैं अप्पा साहेब, एकदम ध्यान से समझिएगा। अप्पा साहेब का सबसे पहले तो आप लोग को क्या जानना पड़ेगा, उसका समय काल, कब से कब तक वो शासन संभाला। तो 1816 से 1818 तक याद रखना है। जब ये शासक हुए तो इस समय दो सूबेदार थे, इनके अधीन दो सूबेदार थे। कौन कौन जी इनके अधीन सूबेदार, कौन कौन, तो समझना है, पूछेगा ना। अप्पा साहेब के अधीन सूबेदार कौन कौन, सूबेदारी व्यवस्था चल रहा है कहां से, व्यंको जी से। तो व्यंको जी से सूबेदारी, उसके बाद सूबेदार नियुक्त रहे हैं। तो ये शासक है, इनके अंडर में सूबेदार दो लोग, कौन लोग देख लीजिए। तो एक तो सखाराम हरि, ठीक है, सखाराम, और दूसरा सीताराम, याद रहेगा सीताराम। और सबसे लास्ट हुए कौन, यादव राव दिवाकर, यादव राव दिवाकर, ठीक है, यादव राव दिवाकर। अगर इनको शुरू से लेकर लास्ट तक देखें तो ये पहला दूसरा ना होकर के 7वां और 8वां क्रम का रहेगा। 7वें और 8वें क्रम का ये दो लोग इसके अधीन रहे, याद रख लीजिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। 7वां और 8वां, पहला और दूसरा इसके 7वां और 8वां बनेंगे। यादव राव दिवाकर सबसे अंतिम सूबेदार नियुक्त हुए थे, याद रख लेना, अप्पा साहेब के अंडर में काम करेंगे। अब इनके अंडर में एक डेट महत्वपूर्ण है, उसको याद रखिएगा। कौन सा भाई, 27 नवंबर 1817, 27 नवंबर 1817 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसी समय में सीताबर्डी का युद्ध हुआ, सीताबर्डी का युद्ध, इसी को थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, सीताबर्डी का युद्ध। ओके, सीताबर्डी के युद्ध में अंग्रेज और मराठा का लड़ाई होता है पूरे भारत में, सब जगह, हर शाखा में। तो देखोगे तो यहां पर मराठे बुरी तरीके से हारते हैं, मराठे बुरी तरीके से हारते हैं, मराठे पराजित, बात समझ आ रही है, मराठे हुए पराजित। यहां पर मराठों की तरफ से अप्पा साहेब भी शामिल हैं, मतलब अप्पा साहेब अंग्रेजों से लड़ाई में हार गए। फलस्वरूप देखोगे तो याद रख लेना, 6 फरवरी 1818 को, 6 फरवरी 1818 को एक समझौता होता है। किनके किनके बीच में यह समझौता होगा भाई, एक समझौता होगा किनके किनके बीच में, तो याद रख लेना, अप्पा साहेब और जेनकिंस के बीच में, अप्पा साहेब और जेनकिंस के बीच में, ठीक है। ये ब्रिटिशों के तरफ से जेनकिंस और अप्पा साहेब के बीच में एक समझौता होगा, याद रहना है ना, याद रहना है ये सब पॉइंट, तब समझ आएगा। 6 फरवरी 1818 को ये समझौता होगा। क्या समझौता होगा भाई, कि अब देखिए, अब 1818 के बाद इधर हम लोग सत्ता संभालेंगे। ये जेनकिंस क्या बोलेगा, ये जेनकिंस क्या बोलेगा समझिए, ठीक है। ये जेनकिंस क्या बोलेगा कि अब 1818 से जब तक रघुजी थर्ड वयस्क नहीं हो जाता, नहीं हो जाता, तब तक के लिए सत्ता संचालन कौन करेगा, ब्रिटिश लोग करेंगे। सत्ता का संचालन कौन करेंगे, ब्रिटिश लोग, सत्ता संचालन ब्रिटिश लोग। ओके, याद आ रहा है, याद हो रहा है, ब्रिटिश लोग करेंगे। कैसे करेंगे भाई समझिए, जब ये हारे तो उस समय नागपुर शाखा में
नागपुर शाखा में देखोगे तो रघुजी द्वितीय, इनकी डेथ हो जाता है, मृत्यु हुए रहता है ना। कब होता है मृत्यु? तो 1816 को। अब इसके बाद किसको आना है? रघुजी थर्ड को आना है, क्योंकि यही एक इसका उत्तराधिकारी होता है। अब ये रघुजी थर्ड इस समय देखोगे तो केवल 10 वर्ष के होते हैं, लगभग 10 वर्ष के, किसी किसी बुक में अलग अलग मिल सकता है। तो ये अल्पवयस्क होते हैं। तो अल्पवयस्क को अपना शासक मानना ये लोग उचित नहीं समझते ब्रिटिश लोग। तो ये बोलते हैं कि इसके जब तक वयस्क नहीं हो जाता रघुजी थर्ड, तब तक के लिए अब सत्ता संचालन हम लोग करेंगे। और इसी आधार पर याद रख लेना, इसी आधार पर एक और डेट याद रख लेना है, 31 मई 1818 को, 31 मई 1818 को याद रख लेना है पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, 31 मई 1818 को पावर ट्रांसफर होता है। मराठे लोग किसको पावर ट्रांसफर करेंगे? ब्रिटिशों को। इन लोग को ये समझौता मानना अनिवार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बुरी तरीके से हारे रहते हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो इनसे लड़ भी तो नहीं सकते, इस कारण ये लोग मानना पड़ता है और हाँ बोल देते हैं। लेकिन एक गारंटी लेते हैं, एक विश्वास किया जाता है कि जब हम लोग ये रघुजी थर्ड वयस्क हो जाएगा तो ये सत्ता वापस इनको करेंगे। और ये प्रॉमिस किए रहते हैं ब्रिटिशर्स कि हम जब रघुजी थर्ड वयस्क हो जाएगी तो हम ये जो सत्ता है उनको फिर से वापस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 31 मई 1818 को पावर ट्रांसफर होगा और इसके बाद ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति होगी, है ना। क्योंकि अप्रत्यक्ष शासन जब आता है ब्रिटिशों का तो वो ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के थ्रू सत्ता संचालन करते हैं और ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त करके जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता तब तक ये शासन करेंगे। ब्रिटिश अधीक्षक कितने होंगे? 6, याद रख लेना। ब्रिटिश अधीक्षक 6 याद रख लेना। अब पावर ट्रांसफर ब्रिटिश अधीक्षक याद रख लेना है। ओके, इतना आपको जानना है। ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक, तो यादव राव देखोगे, यादव राव ये सूबेदार, अंतिम सूबेदार है। ये यादव राव पावर ट्रांसफर करेगा किसको जी? तो जेनकिंस को। इधर से ब्रिटिश में कौन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इस समय? जेनकिंस। तो यादव राव जेनकिंस को क्या करेगा? पावर ट्रांसफर करेगा। याद रख लेना। अब ब्रिटिश अधीक्षकों को हम लोग को यहां से देखना है। ठीक है, ब्रिटिश अधीक्षकों को हम लोग को यहां पर देखना है। तो अब आ जाते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। कब से कब तक भाई? ये चलेगा 1818 से 30 तक। ठीक है, 1818 से 1830 तक याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष ब्रिटिश रूल इन छत्तीसगढ़। ओके, चलिए तो समझते हैं। यहां पर देखोगे 1818 से 1830 तक 6 ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए जाते हैं ब्रिटिशों के द्वारा छत्तीसगढ़ में रूल करने के लिए। 6 ब्रिटिश अधीक्षक। कितने जी? 6 ब्रिटिश अधीक्षक। कौन कौन समझते हैं? कौन कौन समझते हैं भाई? तो देखिए, पहला होते हैं एडमंड। कौन? एडमंड। दूसरा एगन्यू, पी वास एगन्यू बोलते हैं, एगन्यू। तीसरा देखोगे तो याद रख लेना हंटर। चौथा सेंडिस। ठीक है, सेंडिस। पांचवा विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन याद रखना है। छठवा क्राफर्ड। क्राफर्ड। ओके, तो ये 6 ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त होंगे और यही 6 ब्रिटिश अधीक्षक देखोगे
तो 1818 से 1830 तक शासन करेंगे। इनका कार्यकाल देखोगे तो 1818 रहेगा, ये रहेंगे 1818 से 25 तक, ठीक है। ये याद रख लेना 25-26, 25 ही है, 1825 कम समय के लिए। ये देखोगे तो 1825 से 28 तक याद रख लेना सेंडिस। फिर आपका ये 1828 में, और ये देखोगे तो 1828 से 30 तक, ये आपको जानना है। ओके, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। कोनो दिक्कत इतना में? ये शासनकाल और इनका क्रम पूछता है, इनका क्रम पूछता है, याद रख लेना। इनका क्रम पूछेगा तो आपको बताना है। ओके, कोई दिक्कत? समझते हैं, आगे चलते हैं इससे। अब सबसे पहले हम लोग को किसको देखना है? एडमंड को। पहला ब्रिटिश अधीक्षक कौन है? एडमंड। ओके, एडमंड, ठीक है। एडमंड पहला ब्रिटिश अधीक्षक क्या करेगा भाई? तो याद रख लेना, इनका शासनकाल पहले लिख लेते हैं हम लोग, 1818। ज्यादा समय तक नहीं रहा है, बस कुछ नहीं। अब ये क्या किया है? तो कुछ नहीं, एक ही जानना है आपको। ये जो डोंगरगढ़ का विद्रोह है उसको ये उसका समाधान करता है, उसका विद्रोह का दमन करता है, ठीक है। 1818 में जो डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ है, ठीक है, डोंगरगढ़ का विद्रोह, उसी का ये दमन करेगा, बढ़िया से सफलतापूर्वक उसी का दमन करेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। इस विद्रोह के दमन में सहयोग लेता है, ठीक है। इस विद्रोह के दमन में सहयोग किसका लेगा? तो याद रख लेना, जो राजनांदगांव के ना जमींदार हैं, ठीक है। राजनांदगांव या आपका बोल सकते हो खैरागढ़, ठीक। राजनांदगांव ना बोल करके खैरागढ़ बोल सकते हो। खैरागढ़ के जो जमींदार हैं, ठीक है, खैरागढ़ के जमींदार, उन्हीं का सहयोग लेगा। ओके, याद रख लेना, खैरागढ़ के जमींदार के सहयोग से। और इस सहयोग के कारण इस खैरागढ़ के जमींदार को ये डोंगरगढ़ क्षेत्र दे देता है, डोंगरगढ़ क्षेत्र दे देगा। क्यों? क्योंकि ये इसको सहयोग किया है, किसको? ब्रिटिश अधीक्षक एडमंड को, कि वहां के विद्रोह को दमन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, कुछ नहीं। दूसरा चीज, ये प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक, क्या जी? प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में इसको जानना है, ठीक है। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक, बस हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा कौन आएगा, चलिए बताइए आप लोग, दूसरा कौन आएगा भाई? तो दूसरा याद रख लेना, दूसरा आएंगे यहां पर एगन्यू। कौन? एगन्यू, पी वांस एगन्यू बोलते हैं। कार्यकाल कब से कब तक? 1818 से 25 तक, 1818 से 25 तक। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। दो ही लोग हैं इसमें महत्वपूर्ण, एक तो एगन्यू और दूसरा सैंडिस। एक तो एगन्यू और दूसरा सैंडिस, याद रख लेना है। क्या किया भाई? तो देखिए कुछ नहीं किया, बहुत सारा किया है, कुछ नहीं बहुत ज्यादा किया है। तो देखिए इसके समय में 1818 में रायपुर राजधानी बना, इससे पहले रतनपुर था, ठीक है। तो रायपुर राजधानी बना, ठीक, याद रहेगा। 1818 में रायपुर राजधानी बना। दूसरा इस क्या जानना है इसके समय में? इसके समय में 27 परगने थे, 27 परगने। 27 परगनों को ये आपका समाहित करते हुए, कम करते हुए ये 8 परगने बना दिया, उसको कम कर दिया 8 परगने। बाद में एक और परगना बना, 9वां परगना बालोद,
बालोद 9वां बना। तो इसके समय में परगने जो थे वो कम हो गए। 27 परगने को 8 परगना, फिर बाद में एक 9वां परगना बना बालोद, याद रख लेना, 9वां परगना बालोद। इसके समय में जितने भी अवांछित कर थे, ठीक है, आपके अननेसेसरी टैक्सेस जो लगाए जाते थे, उन सबको ये खत्म किया भाई। तो अच्छा काम किया, अवांछित करों को खत्म किया, अवांछित करों को समाप्त किया। ये याद करते चलना है, एक एक पॉइंट को समाप्त किया। फिर आप देखोगे इसके समय में जो खालसा भूमि था उसको वापस किया गया। जो खालसा भूमि जमींदारों से हड़पी गई थी उसको वापस किया गया। जमींदारों से हड़पी गई है ना, जमींदारों से छीनी गई या हड़पी गई खालसा भूमि वापस कर दिया गया। हड़पी गई खालसा भूमि वापस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, खालसा भूमि वापस, सबको लिख लिख के मैं पढ़ा रहा हूं। खालसा भूमि वापस हो गया ना, इंपॉर्टेंट, याद रहेगा कि नहीं। P1 से न्यू 1818 रायपुर राजधानी, मतलब राजधानी परिवर्तन, याद रख लेना, ठीक है, परिवर्तित होकर के, परिवर्तन। तो राजधानी परिवर्तन, कौन सा राजधानी बना, रायपुर बना, याद रख लेना, ठीक है। रायपुर राजधानी, 27 परगने, 8 परगने, फिर 9वां बना। अवांछित टैक्स खत्म हो गया, जमींदारों से हड़पी गई खालसा भूमि वापस हो गई, याद रख लेना है। इस समय जो टैक्सेस लिया जाता था वो 3 किस्त में, ठीक है, कर लिया जाता था, या आपका टैक्स बोल सकते हो। भू राजस्व की जो टैक्स है उसको 3 किस्त में, तो मैं लिख देता हूं भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व 3 किस्त में पटाने की अनुमति मिली, 3 किस्त में, याद रहेगा। इसमें देखोगे पटेल के पद को समाप्त कर दिया गया, पटेल पद को समाप्त, ओके, याद रख लेना है, इसको समाप्त। दूसरा चीज, गौटिया पद, गौटिया का पद यथावत बना रहा, गौटिया का पद यथावत, गौटिया का पद यथावत बना रहा। देखिए मराठों में गौटिया था, यहां पर ब्रिटिशों में भी गौटिया यथावत बना रहा, मतलब इसको समाप्त नहीं किया गया। याद रख लेना है, जो मराठों के समय में वस्तु विनिमय चलता था, वस्तु विनिमय पद्धति, याद रख लेना, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, उसके जगह में लाया गया मुद्रा का प्रचलन, ठीक है, मुद्रा का प्रचलन, याद रहेगा। मुद्रा प्रचलन शुरू हुआ इस समय, इसके जगह में मुद्रा प्रचलन शुरू हुआ, याद रहेगा ना। वस्तु विनिमय प्रणाली के जगह में मुद्रा विनिमय शुरू हुआ, याद रखना है। इसी समय में महारसिया कांड, ठीक है, याद रख लेना, महारसिया केस, महारसिया, महारसिया और सावंत भारती, सावंत भारती, इनका विद्रोह हुआ था, ठीक है, इस विद्रोह को दमन किया, ये आपको जानना है। इसके समय में 4 ठो आपका याद रख लेना प्रमुख विद्रोह, 4 प्रमुख विद्रोह को याद रख लेना है, ठीक है। देखिए इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा यहां पर काम हुआ है। विद्रोह, 4 प्रमुख विद्रोह को जानना है। एक तो याद रख लेना, पहला देखोगे तो आपका महारसिया, ठीक, महारसिया, महारसिया वाला। एक आप नवागढ़ विद्रोह, नवागढ़ विद्रोह याद रख लेना है। दूसरा सोना खान विद्रोह, सोना खान विद्रोह। तीसरा देखोगे
परलकोट विद्रोह, परलकोट विद्रोह। और चौथा देखोगे तो याद रख लेना, चौथा थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, चौथा देखोगे तो गोंड विद्रोह, गोंड विद्रोह याद रख लेना है। नवागढ़ विद्रोह 1818 में हुआ, महारसिया इसके नेता, ठीक है। सोना खान 1818 में हुआ, रामसाय है ना, ये इनके नेता। परलकोट 1825 में हुआ, गेंद सिंह इसके नेता, याद रख लेना है, गेंद सिंह इसके नेता। और गोंड विद्रोह, गोंड विद्रोह 1818 से 25 तक हुआ, 25 तक लगातार चला इसके शासनकाल में गोंड विद्रोह 1818 से 25 तक, याद रहेगा। ओके, धमधा के जो गोंड राजा थे उनके नेतृत्व में किया गया था, इसको भी याद रख लेना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है धमधा के गोंड राजा, ठीक है, याद रहेगा इतना। इसके बाद एक चीज और महत्वपूर्ण चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको मैं इस कलर में लिख रहा हूं। 1818 में इन्हीं के समय, किनके समय, एगन्यू के समय में जेनकिंस ने यात्रा करी थी। किसने? जेनकिंस ने यात्रा करी थी, ठीक है, जेनकिंस ने यात्रा की थी। तो इतना पॉइंट को आपको याद रखना है। पी वांस एगेन्यू 1818 से 1825। रायपुर को राजधानी बनाया, राजधानी परिवर्तन, 27 परगने 8 परगनों में सीमित हो गया। फिर 9वां परगना बना बालोद। अवांछित टैक्स समाप्त हो गए, जमींदारों से हड़पी गई खालसा भूमि वापस कर दी गई। भू राजस्व 3 किस्त में लेने की प्रथा चली। भू राजस्व एक टैक्स है। पटेल का पद समाप्त, गौटिया का पद यथावत बना रहा। वस्तु विनिमय के जगह में मुद्रा प्रचलन, मतलब मुद्रा विनिमय, पैसा आ गया। महारसिया सावंत भारती का विद्रोह इसी के समय में हुआ। 4 प्रमुख विद्रोह में जानना है, नवागढ़, सोना खान, परलकोट और गोंड विद्रोह। कब कब हुआ, इसके नेता याद रख लेना है। और लास्ट में आपको जानना है, जेनकिंस ने रतनपुर की यात्रा इसी के समय में करी थी। कहां की यात्रा? रतनपुर की यात्रा जेनकिंस ने करी थी। तो लिख लो, रतनपुर की यात्रा जेनकिंस ने इसी समय में करी थी। बस हो गया ये आपका एगन्यू। इसके बाद देखेंगे एगन्यू के बाद कौन आएगा भाई? हंटर, है ना, हंटर। कब से कब तक? 1825। कुछ खास नहीं जानना इसके बारे में, हो गया काम। ये तीसरा हो गया। चौथा कौन आएगा? हंटर के बाद कौन आएगा? याद रखिएगा, सेंडिस। कौन जी? सेंडिस, ठीक है, सेंडिस बहुत इंपॉर्टेंट। 1825 से 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, 3-4 पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। ओके, सेंडिस। तो इस सेंडिस के पास देखोगे तो दोनों अधिकार थे, सैनिक व असैनिक दोनों अधिकार थे। सैनिक व असैनिक दोनों अधिकार इनको प्राप्त था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। उन लोगों को नहीं प्राप्त था सब प्रकार का अधिकार, इसको प्राप्त हुआ। सैनिक व असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त, याद रहेगा। इसके समय में आपको जानना है क्या जी? डाक तार की सुविधा शुरू होती है। डाक तार, डाक तार की व्यवस्था, डाक तार की शुरुआत कर सकते हो। ओके, याद रख लेना है। इसी के समय में अंग्रेजी कैलेंडर शुरू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेंडिस नाम याद रख लेना, अंग्रेजी, अंग्रेज, तो अंग्रेजी कैलेंडर शुरू होगा। जनवरी फरवरी वाला शुरू होगा, इससे पहले नहीं था। तो अंग्रेजी कैलेंडर, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। साथ ही साथ एक पॉइंट आपको याद रख लेना है, जो कामकाज होता था, सरकारी कामकाज, तो कामकाज का माध्यम या उसकी भाषा, कामकाज की भाषा अंग्रेजी हो गया। अंग्रेजी हो गया मतलब अंग्रेजी बहुत रूप यहां पर प्रभावी होने लगा। कामकाज की भाषा भी अंग्रेजी हो गई।
इसी के समय में बहुत इंपॉर्टेंट दो ताहूतदारी शुरू होती है, ताहूतदारी व्यवस्था, ताहूतदारी व्यवस्था याद रख लेना। दो ताहूतदारी कौन कौन सा याद रख लेना। पहला लोरमी, लोरमी कब 1826 को, और दूसरा तरेंगा, तरेंगा याद रख लेना। लोरमी और तरेंगा कब 1828 को, 1828 को याद रहेगा। इतने पॉइंट को आपको इसके समय में याद रखना है। डाकतार, अंग्रेजी वर्ष को मान्यता, अंग्रेजी कैलेंडर, अंग्रेजी वर्ष को मान्यता, डाकतार की व्यवस्था, कामकाज का भाषा या माध्यम अंग्रेजी हो गया, दो ताहूतदारी लोरमी और तरेंगा, लोरमी और तरेंगा याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं बताइए। ठीक है, याद कर लो भाई। सैनिक व असैनिक दोनों अधिकार, डाकतार की शुरुआत, अंग्रेजी कैलेंडर, अंग्रेजी वर्ष को मान्यता, अंग्रेजी कैलेंडर को मान्यता, ठीक है, और क्या कामकाज की भाषा या माध्यम अंग्रेजी हो गया, दो ताहूतदारी लोरमी और तरेंगा। इसके समय में 3 करद राज्य थे, याद रख लेना। 3 करद राज्य कौन कौन सा भाई? तो एक तो बस्तर, दूसरा कांकेर और तीसरा जयपुर, याद रख लेना। 3 ठो करद राज्य। इस करद राज्य का नाम आपको याद रखना है। ओके, कौन कौन सा है भाई ये? बस्तर, कांकेर और जयपुर, ठीक है, जयपुर। तो ये तीनों करद राज्य के विद्रोह का इन्होंने सफलतापूर्वक दमन किया। विद्रोह का दमन कहो या इनके बीच में समझौता बोलो, जैसा भी आप समझिए, फीलिंग को समझना है, ठीक है, याद रख लेना। ये तीनों का, ये तीनों का, बस्तर, कांकेर और जयपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज इसके लिए आपका इस समय में इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वीआईपी क्वेश्चन कर रहा हूं इसको, वीआईपी क्वेश्चन के तौर पर। जब 28 में था, 1828 में था, तो उधर रघुजी थर्ड वयस्क होने लगा, वयस्क हो गया। और जब वयस्क हो गया तो इन्होंने पहले सत्ता मांगा, ठीक है, सत्ता वापस करने की मांग करी। तो सत्ता वापसी के लिए इसी के समय में, मतलब सेंडिस के समय में शुरुआती मीटिंग शुरू होता है। मतलब सबसे पहले सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम मीटिंग, बैठक, ठीक है, या समझौता बोलो। सर्वप्रथम समझौता की बात कब शुरू हुई? इसी सेंडिस के समय में, याद रख लेना। किनके बीच में भाई? तो इधर याद रखिएगा, रघुजी थर्ड को सत्ता वापसी के लिए, रघुजी थर्ड को सत्ता वापसी के लिए क्या हुआ? तो पावर ट्रांसफर हेतु अंग्रेजों और रघुजी थर्ड के बीच में क्या हुआ? समझौता शुरू हुआ सर्वप्रथम। तो याद रख लेना है, किसके लिए? पावर ट्रांसफर के लिए, पावर ट्रांसफर के लिए याद रख लेना है। किनके बीच में? तो अंग्रेजों और रघुजी थर्ड के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको याद रख लेना है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये सब तो पूछ ही चुका है, कई बार पूछ चुका है, इसको पूछा है ना। लेकिन आप देखोगे तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछेगा करद राज्य कौन कौन? बस्तर, कांकेर, जयपुर। इसके जगह में कोई और डाल देगा और उसको छांटने पूछेगा। बात समझ आ रही है? ओके, तो इसको हम लोग देख लिए, किसको जी? सैंडिस को। अब आ जाते हैं सैंडिस के बाद कौन? विल्किंसन, विल्किंसन याद रख लेना है, विल्किंसन। इधर दोनों कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विल्किंसन कब से कब तक? 1828। इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ये तो 5वां हो गया भाई। अब 6वां बनेगा कौन? क्राफर्ड, क्राफर्ड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने ही पुनः भोसले, मतलब रघुजी थर्ड को पावर ट्रांसफर किया था, ये इन्होंने ही।
तो क्राफर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक? तो याद रख लेना 1828 में, 1828 में, ठीक है, याद रख लेना 1828 से 30 रहेगा, ये आप जानना है। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे तो कौन? अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक, अंतिम ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट। कोनो दिक्कत भाई? अंतिम ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट, इसके समय में क्या हुआ? तो पावर ट्रांसफर हुआ, ठीक है, इसके समय में पावर ट्रांसफर हुआ। तो याद रख लेना 27 दिसंबर 1829 को, 27 दिसंबर 1829 को एक समझौता होगा। किसके किसके बीच में? तो याद रख लेना रघुजी थर्ड और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों के प्रतिनिधि कौन रहेंगे? तो विल्डर, रेजिडेंट विल्डर, ओके, रघुजी थर्ड और विल्डर, रेजिडेंट विल्डर, इनके बीच में क्या होगा इस तारीख को? तो समझौता होगा, समझौता होगा पावर ट्रांसफर के लिए। ये सब क्या के लिए हो रहा है? पावर ट्रांसफर के। अब आप बोले थे कि जब मैं वयस्क हो जाऊंगा तो आप सत्ता वापस सौंप देंगे, तो आप सौंपिए, मेरे को दीजिए, अब मैं चला सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे। इसी तरीके से ये समझौता सकारात्मक दिशा में गया और फाइनली 6 जून 1830 को, कब जी? 6 जून 1830 को पावर ट्रांसफर कर दिया गया। 6 जून 1830 को पावर ट्रांसफर कर दिया गया, ओके, याद रख लेना। पावर ट्रांसफर ये अंतिम है तो यही करेंगे, है ना। तो क्राफर्ड ने सत्ता सौंप दी किसको जी? तो याद रख लेना, याद रख लेना किसको? कृष्णराज अप्पा को, कृष्णराव अप्पा को, कृष्णराव अप्पा को। अब ये कौन है? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कृष्णराव अप्पा ये रघुजी थर्ड के द्वारा नियुक्त प्रथम जिलेदार हैं। जब रघुजी थर्ड शासन संभालते हैं तो जिलेदारों के थ्रू शासन संचालन करेंगे, तो उसी के द्वारा नियुक्त प्रथम जिलेदार, जिलेदार कौन? कृष्णराव अप्पा। तो क्राफर्ड ब्रिटिश अधीक्षक थे, तो इनको ये क्या करेंगे? पावर ट्रांसफर करेंगे। कब? 6 जून 1830 को। तो याद रख लेना, याद रख लेना, क्राफर्ड टू किसको? कृष्णराव अप्पा। हो गया? कृष्णराज अप्पा या कृष्णराव अप्पा जो भी बोलते हैं, कृष्णराव अप्पा, ओके, समझ आ गया? इतना तक क्लियर है। अब आ जाते हैं, जैसे ही पावर ट्रांसफर शुरू हुआ तो अब इधर 1830 के बाद क्या आ गया जी? रघुजी थर्ड फिर से नागपुर पर बैठ गया, नागपुर पर सत्ता संभाल रहा है और छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त करके छत्तीसगढ़ को भी संभाल रहा है अपने अधीन में। तो अब आ जाएगा फिर से भोंसले शासन, तो उसको बोलेंगे पुनः भोंसले शासन, ओके, पुनः भोंसले शासन। 10 मिनट का और बच गया है, फिर ये पुनः भोंसले शासन कंप्लीट हो जाएगा। पुनः भोंसले शासन के समय देखोगे तो याद रख लेना, जब ये 1830 में सत्ता ट्रांसफर किया तो उस समय विलियम बेंटिक को याद रख लेना है, ठीक है। विलियम बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल। कौन जी? भारत के गवर्नर जनरल कौन? भारत के गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रहेगा, ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका शासन काल देखोगे, शासन काल इसका ना, इसका शासन काल, तो शासन काल देखोगे कब से कब तक?
तो याद रख लेना 1830 से 54 तक। ओके, 1830 से 54। इन्होंने क्या नियुक्त किया भाई? इन्होंने नियुक्त किया जिलेदार, जिलेदार नियुक्त किया। कितने जिलेदार? 8 जिलेदार। 8 जिलेदार देखेंगे यहां पर, तो याद रख लेना के, ठीक है। तो याद रख लेना के नहीं करो, ऐसा करो, कास दिस जी, कास दिस जी, का से कृष्णराव अप्पा, कृष्णराव अप्पा, याद करते चलना। कास दिस जी, अस ए से अमृतराव, अमृतराव, ओके। ए से सदरुद्दीन, सदरुद्दीन, ठीक है। आपका डी से कास दिस, ओके, कास दिस, कास दिस। तो के से कृष्णराव, ए से अमृतराव, एस से सदरुद्दीन और द से डी से दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद। आई से, आई मतलब ई से इंटुक राव, इंटुक राव, ठीक है, इंटुक राव। फिर एस से क्या हो जाएगा भाई? तो सीताराम सखाराम वाला, सखाराम, ठीक है। और जी, तो जी से गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल, याद रख लेना, गोपाल राव, गोविंद राव, ठीक। सखाराम सीताराम वाला, ओके, सखाराम बापू। तो ये याद हो गया, कास दिस जी, कृष्णराव अप्पा, अमृत राव, सदरुद्दीन, फिर दुर्गा प्रसाद, इंटुक राव, सखाराम बापू, गोविंद राव और गोपाल राव। गोपाल राव अंतिम, कृष्णराव प्रथम, याद रख लेना। ये प्रथम हो गए, प्रथम, और ये हो गए अंतिम। 8 जिलेदारों के माध्यम से रघुजी थर्ड क्या करेंगे? यहां छत्तीसगढ़ में शासन करेंगे, छत्तीसगढ़ में शासन, भोसले शासन इसी को बोला जाता है। अब इसी में देखेंगे कि इन जिलेदारों ने इस 1830 से 54 तक क्या क्या कार्य किए। तो एक एक को नहीं देखेंगे, एक साथ देखेंगे। रघुजी थर्ड के समय, रघुजी थर्ड, ठीक है, कब से कब तक? 1830 से 53 रहेगा। इस समय तक कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए समझना है। पहला देखोगे तो सती प्रथा का अंत। क्या जी? सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत याद रखना है। कब? तो इस समय देखोगे, याद रख लेना, सितंबर 1829 को याद रखना, सितंबर 1829 याद रहेगा। तो देख लीजिए, 4 सितंबर 1829 को बंगाल में सती प्रथा का अंत होता है, सती प्रथा का अंत बंगाल में। इसके बाद देखोगे तो 2 साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल बाद मतलब सितंबर 1831 में, 1831 में रायपुर मतलब छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ में भी सती प्रथा का अंत। ओके, सती प्रथा का अंत याद रहेगा। तो ये आपको जानना है। साथ ही साथ ठगी प्रथा का अंत। क्या जी? ठगी प्रथा का अंत। ओके, ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमन के सहयोग से, याद रख लेना, कर्नल स्लीमन के सहयोग से। ओके, याद रहेगा, याद रहेगा, करते चलो भाई। कर्नल स्लीमन के सहयोग से ठगी प्रथा का अंत, ठगों एवं डाकुओं का उन्मूलन।
ठगों एवं डाकुओं का उन्मूलन मतलब उसका कम करना या उसका खात्मा करना, याद रख लेना है। ठीक है, ये कौन लोग हैं? ठगी और डाकू कौन है? डाकू एवं ठगी, याद कर लो ऐसा। तो ये कौन है भाई? तो ये होते हैं मुल्तानी लोग। मुल्तानी लोग याद रख लेना। ये ठगी और डाकू का काम कौन कर रहे हैं? मुल्तानी लोग। कोई डाकू जन्म से नहीं होता या कोई ठग जन्म से नहीं होता, वो बाद में बनते हैं, उनकी सिचुएशंस परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो बन जाते हैं, पहले से नहीं रहते, कोई जन्म से नहीं होते। तो याद रख लेना, जब अकबर के समय में, अकबर के शासनकाल में अकाल पड़ गया था, अकाल पड़ने के बावजूद इन लोगों से टैक्स लिया जाता था। तो भाई ऑलरेडी खाने के लिए नहीं, ये टैक्स कहां से पटाएंगे? जब टैक्स नहीं पटाते थे तो जुल्म होता था। इस कारण ये मुल्तानी लोग उससे प्रताड़ित होकर के ये डाकू बन गए थे। बात समझ आ रही है? डाकू बन गए थे। इसमें प्रमुख आपके मुल्तानी या डाकुओं में उमर खान का नाम आता है। उमर खान, दिलावर खां, याद रख लेना। उमर खां, दिलावर खां, इन लोगों को जानना है। यही लोग हैं, ये अकबर के समय में सताए हुए लोग हैं, जो बाद में ये डाकू बन गए, ठग प्रथा में ठगी करते थे। इस कारण इन लोगों को आपका डाकू कहा गया। ये लोग तो सिचुएशन बनाया ना भाई। अगर उस समय अकाल पड़ गया, टैक्स नहीं लेंगे बोल देते, तो वो लोग ये काम करते क्या? नहीं करते। बात समझ आ रही? ये काम नहीं करते। तो इसी कारण ये लोग डाकू बने और कर्नल सलीमन के प्रयास से 1830 में इसका उन्मूलन होने लगा और इनके लिए सजा का प्रावधान रखा गया। काला पानी का सजा दिया जाता था, काला पानी का। ओके, तो इस तरीके से इसको जानना है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसी के समय में याद रख लेना, सिरपुर और लवन दो और ताहुद्दारी हुए। सिरपुर और लवन, याद रख लेना। सिरपुर और लवन, ये दो ताहुद्दारी और बनाए गए मराठा पुना भोसले काल में। ओके, ये आपको जानना है। इसके अलावा आप देखते हो तो इस समय याद रख लेना, दो और हो गया। बस्तर में नरबली प्रथा का उन्मूलन हुआ। नरबली प्रथा, बस्तर में नरबली प्रथा का उन्मूलन या उस पर रोक लगा। नरबली प्रथा, ओके। तो नरबली प्रथा का उल्लेख देखोगे तो राजपुर कापर प्लेट, राजपुर ताम्रपत्र, इससे पता चलता है कि बस्तर क्षेत्र में नरबली दिया जाता था, है ना। जो जनजातियों की, वहां की आदिवासियों की संस्कृति कल्चर का हिस्सा था, है ना, और वहां के देवी देवताओं के प्रति वो आस्था था, श्रद्धा था, इसी कारण नरबली दिया जाता था। लेकिन अंग्रेज लोग तो आपका नरबली बली को मानते नहीं थे, तो इस पर रोक लगाए। तो वहां के आदिवासियों ने अपनी आस्था पर हस्तक्षेप समझकर इसके खिलाफ विद्रोह किया और इसी फलस्वरूप हुआ था मेरिया विद्रोह। याद रहेगा, मेरिया विद्रोह हुआ था ना, ये याद रखना है, मेरिया विद्रोह। और इसका दमन किया गया, याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। मेरिया विद्रोह याद रख लेना, भोपाल देव के समय में दमन किया गया, याद रख लेना। शेर खां कैम्पबेल के नेतृत्व में सेना तैनात कर दिया गया था सॉरी, और यहां पर इसका दमन किया गया। तो इतने फैक्ट को पुनः भोसले शासन में जानना है। रघुजी थर्ड के समय में सती प्रथा का अंत,
डाकू एवं ठगी प्रथा का अंत, सिरपुर लवन 2 ताहिददारी, बस्तर में नर प्रथा का अंत हुआ, रोक हुआ। याद रख लेना, इन सबको जानना है। ओके, ये पुनः भोसले शासन के समय में। इसके बाद देखिए, इसके बाद 11 दिसंबर 1853 को 11 दिसंबर 1853 को रघुजी थर्ड का बीमारी के कारण मृत्यु हो जाता है। ठीक है, मृत्यु हो जाता है। और रघुजी थर्ड होते हैं निःसंतान, इनके कोई संतान नहीं होते, याद रख लेना। ठीक है, इसी कारण इसी समय में एक आपके गवर्नर जनरल नियुक्त हुए रहते हैं भारत के, कौन जी, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कौन, लॉर्ड कर्जन, सॉरी कर्जन बोला क्या, डलहौजी, सॉरी डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी का एक नीति था, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति कहते हैं इसी को, हड़प नीति। इस नीति में क्या किया जाता था कि ऐसे शासक जिनके एक्चुअल उत्तराधिकारी नहीं है, सगे उत्तराधिकारी नहीं है, वो वहां पर उस क्षेत्र को ब्रिटिश में मिला लिया जाएगा। और इसी अंतर्गत, इस नीति के अंतर्गत देखोगे तो 11 दिसंबर 1853 में जब रघुजी थर्ड की मृत्यु होती है तो इसके एक्चुअल उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण नागपुर को, किसको, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। हड़प नीति के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। क्या कहकर कि इसके एक्चुअल उत्तराधिकारी नहीं है तो यहां पर अब हम शासन करेंगे, यहां का राजकाज खत्म। ठीक है, तो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल। ओके, याद रहेगा, समझते चलिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। ये आपका भोसले शासन कंप्लीट रूप से खत्म हो गया और नागपुर में बैठा दिया गया कमिश्नर। अब देखिए, नागपुर में बैठ गए कौन, कमिश्नर। नागपुर में बैठ गए कौन, कमिश्नर। छत्तीसगढ़ में बैठ गए कौन, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। ओके, याद रख लीजिएगा। नागपुर में कमिश्नर कौन बनाए गए, मेंसल। और छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर कौन बनाए गए, सी इलियट, चार्ल्स इलियट। ओके, याद रहेगा। और इस तरीके से देखोगे तो उसके, देखिए रघुजी थर्ड के अंतिम जिलेदार कौन है, रघुजी थर्ड के अंतिम जिलेदार कौन, गोपाल राव ना जी, गोविंद गोपाल। तो गोपाल राव ने किसको, चार्ल्स इलियट को पावर ट्रांसफर कर दिया, सत्ता हस्तांतरित कर दिया। ओके, पावर ट्रांसफर हो गया कब, 1 फरवरी 1855 से। तो इस तरीके से अब आ जाएगा कौन लोग, तो पूर्णतः ब्रिटिश शासन। कौन लोग, ब्रिटिश शासन। ओके, याद रख लेना है, ब्रिटिश रूल। अब हो गए भोसले खत्म, तो आगे अब हम लोग को देखना है ब्रिटिश रूल। लेकिन इससे ब्रिटिश रूल देखने से पहले हम लोग को एक और चीज एक लेक्चर में कंप्लीट करना पड़ेगा कि मराठा कालीन शासन व्यवस्था कैसे रही। तो मराठा कालीन शासन व्यवस्था एक और लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, मराठा कालीन शासन व्यवस्था। ठीक है, इसमें रुपया को क्या बोला जाता है, उसके सत्ता संचालन के लिए कौन कौन प्रमुख अधिकारी थे, है ना, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब को इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर ये आ जाएंगे हम लोग ब्रिटिश रूल इन सीजी छत्तीसगढ़। बात समझ आई? तो मराठा प्रशासन को देखना है, इसके अंतर्गत प्रशासन के काम काज को हम लोग को समझना पड़ेगा
क्योंकि ये मेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलता है। बात समझ आ रही है? तो ये हो गया आपका भोसले लोग, मराठा लोग। हम मराठा के बाद आ जाएंगे ब्रिटिश। तो आधुनिक इतिहास यहाँ से शुरू हो जाता है। बात समझ आ रही है? एक लेक्चर में हम लोग मराठा प्रशासन को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था हम लोग शुरू करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना रखें। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मराठा प्रशासन में। ठीक है? ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से हम लोग आधुनिक इतिहास को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।